हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक की जो न्यू बैच की क्लास हमने स्टार्ट की है, उसके क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार। यूनिट नंबर 1 में आपको बहुत सारे विद्वानों के आर्थिक विचार पढ़ने हैं। सभी पर लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो के क्रम में हम महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार को पढ़ेंगे। गांधी जी ने जो कुछ भी आर्थिक विचार दिया है, वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और आपको हमारे चैनल पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के जन्म के बारे में। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर। इनका वास्तविक नाम मोहनदास था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी जी जब सिर्फ केवल 13 वर्ष के थे, तभी इनका विवाह कस्तूरबा के साथ करा दिया गया था। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हत्या के द्वारा हुई थी। नाथूराम गोडसे नामक एक आदमी ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। देखिए, गांधी जी की शिक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा तो इन्होंने अपने ही प्रांत के आसपास से ही किया, लेकिन आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 ईस्वी में इनको इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ पर उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और 1891 ईस्वी में ये बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं और उसी के बाद ये भारत वापस आ जाते हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की पुस्तक के बारे में। तो देखिए, इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं बहुत ही फेमस हैं। इनकी पुस्तकों के नाम हैं, यहाँ पे देखिए, द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके अलावा सर्वोदय इनकी पुस्तक है। फिर आप देख सकते हैं टूवर्ड्स नॉन वायलेंट सोशियलिज्म, ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। उसके बाद हिंदी स्वराज, तो ये सब महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगली हेडिंग है आपके लिए गांधी युग, क्योंकि देखिए भारतीय इतिहास में गांधी युग 1919 से लेकर के 1947 के युग को गांधी युग कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इन वर्षों में भारत के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए, क्योंकि हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारत को आज़ाद करने के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी चलाए। आंदोलन के नाम तो आपको पता ही है कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने अहम भूमिका भी निभाई थी। महात्मा गांधी जो थे, ये एक सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक, सामाजिक दार्शनिक और भारतीय स्वतंत्रता में अपना अमूल्य योगदान देने के साथ साथ मानवतावादी दृष्टिकोण से भी ये ओतप्रोत थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में मानव जाति की गरिमा तथा राष्ट्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कार्य किए थे और 1919 से लेकर के 1947 के बीच में इन्होंने इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहिंसक आंदोलन चलाए। इसी वजह से इस काल को गांधीवादी युग के नाम के जाना जाता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये प्रश्न हर बार पूछता है कि गांधी युग कब से कब तक चला। तो 1919 से लेकर के 1947 तक का युग भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है और इस युग तक गांधी जी भारत के रंगमंच पर छाए रहे और भारत को आज़ाद कराने के लिए अलग अलग प्रकार के आंदोलन इन्होंने चलाए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों पर। तो महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों का मकसद देश की आर्थिक समस्याओं को सुलझाना था और अपने राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना था। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि भारत का ऑलराउंड डेवलपमेंट, हर एक क्षेत्र में भारत का विकास करना था। महात्मा गांधी जी का आर्थिक दर्शन देश की आर्थिक समस्याओं जैसे कि गरीबी को, भूखमरी को, बेरोजगारी को तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को सूचित करता है। इन्होंने अपने जितने भी आर्थिक विचार दिए हैं, आगे वीडियो में हम सब डिटेल में जानेंगे। तो उन आर्थिक विचारों को देने का इनका मकसद क्या था कि अपने देश से गरीबी को मिटाई जाए, भूखमरी को, बेरोजगारी को समाप्त किया जाए और राष्ट्र का विकास किया जाए। इनका मानना था कि सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है। वो प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि जो समाज के अंदर दुर्बल व्यक्ति है, वो उनके भी सामाजिक हित चाहते हैं। और इनका कहना है कि जो सच्चा अर्थशास्त्र है वो समाज के दुर्बल व्यक्ति का भी हित चाहेगा और अच्छे जीवन के लिए यह आवश्यक है। महात्मा गांधी जी जो थे, ये आर्थिक विषमता नहीं चाहते थे। इनका मानना था कि समाज के अंदर हर व्यक्ति बराबर हो, मतलब भारत के अंदर
ऊंच नीच की भावना न हो और आपस में किसी के बीच भेदभाव न हो। और जितने भी इन्होंने अपने आर्थिक विचार दिए हैं इसी बात को देखते हुए दिए हैं। मतलब इनके आर्थिक विचार को पढ़ने के बाद इनकी जो दृष्टि आपको दिखेगी वो यही दिखेगी कि ये भारत में विषमता नहीं चाहते थे, ये असमानताएं नहीं चाहते थे, ये बराबरी चाहते थे हर व्यक्ति के बीच में। अब देखते हैं गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचार। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम जानेंगे गांधी जी के विचार जो इन्होंने दिए हैं। पहला विचार जो गांधी जी ने दिया है वो है औद्योगिकरण का विरोध, क्योंकि गांधी जी जो थे वो बड़े बड़े उद्योग धंधों का विरोध करते थे। दूसरा इनका आर्थिक विचार है कुटीर उद्योगों का समर्थन, यानी कि ये छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे, प्रोत्साहन देते थे। तीसरा इनका आर्थिक विचार है अपरिग्रह का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे इसी में। चौथा इनका आर्थिक विचार है वर्ग सहयोग की धारणा और 5वां है संरक्षता का सिद्धांत। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम इन 5 इनके आर्थिक विचारों को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला आर्थिक विचार जो गांधी जी ने दिया है वो है औद्योगिकरण का विरोध, यानी कि गांधी जी बड़े उद्योग धंधों का विरोध करते थे। यानी जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती थी और बड़े उद्योग धंधे जब होते थे तो देखिए समाज के अंदर 2 वर्ग का उदय हो जाता था, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं तो पूंजीपति वर्ग के हाथों में पूरी शक्ति हो जाती है और वो गरीब और कमजोर वर्ग का शोषण करता है। तो गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया है, क्योंकि इनका मानना है कि जब औद्योगिकरण होता है, बड़े उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है और बड़े उद्योग धंधों की स्थापना के लिए कच्चे माल की भी जरूरत होती है और बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए कि उनको बेचने के लिए बड़े बाजारों की भी जरूरत होती है तथा कच्चे जो माल होते हैं और जो बड़े बाजार होते हैं उनकी खोज की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी का कहना ये था कि जब देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो उसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत होगी और बनाने के बाद उसके लिए बड़ी बाजार की ज़रूरत होगी जहां पर उसको बेचा जाए। तो उससे क्या होगा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या होगी, खोज होगी। मतलब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जन्म होगा, क्योंकि उस टाइम हमारा भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था और आपने देखा यूरोपीय देशों में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा भिड़ी हुई थी। हर देश भारत पर शासन करना चाहता था क्योंकि हमारा भारत सोने की चिड़िया था और भारत एक संपन्न एक धनी देश था। और गांधी जी ने अपना ये विचार कब दिया है, जब हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस टाइम भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, भारत की दुर्दशा और भारत की सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपने सभी आर्थिक विचारों को दिए हैं। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप, यानी औद्योगिकरण जब होगा उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उत्पादन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग होंगे उनके पास पैसे होंगे, धन होंगे, वो बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे और जितना भी उत्पादन का काम होगा वो बहुत थोड़े हाथों में हो जाएगा, क्योंकि जो जिनके पास धन होगा वही पूंजीपति बन सकता है और बहुसंख्यक वर्ग अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, क्योंकि जब समाज के अंदर 2 वर्गों का उदय होता है, एक पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग, तो बहुसंख्यक एक बड़ी मात्रा में लोग गरीब हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। जब पूंजीपति बड़ी बड़ी मशीनों से अपना उत्पादन करता है तो लोगों की जैसे कि काम खत्म हो जाते हैं। देखो बहुत सी चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी, जो भी चीज़ों का उत्पादन किया जाता था हाथों से किया जाता था, उसकी जगह मशीनों ने ले लिया। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ गांधी जी थे। उनका मानना था कि जो काम व्यक्ति हाथों से कर सकता है जिससे लोगों की आजीविका चल सके, लोगों का जीवन अच्छे से गुजर सके, तो उसको समाप्त नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पे मशीनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे ये हरगिज़ नहीं समझना चाहिए कि गांधी जी सभी प्रकार की मशीनों के प्रयोग के खिलाफ थे, परंतु यहाँ पर इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि गांधी जी चरखा या सिलाई मशीन इन सब मशीनों के भी खिलाफ थे। गांधी जी इन मशीनों के खिलाफ नहीं थे, ना वो रेल के खिलाफ थे, ना हवाई जहाज के खिलाफ थे। गांधी जी यहाँ पर सिर्फ उन मशीनों के खिलाफ थे जो लोगों का, जो गरीब लोगों का रोजगार छीन लेती थी, जिन कामों को करके मनुष्य अपनी आजीविका चला सकता था। अगर उनके स्थानों पर मशीनें लगाई जा रही थी तो लोगों का रोजगार छीना जा रहा था। गांधी जी यहाँ पर उन मशीनों के खिलाफ थे। इस प्रकार औद्योगिकीकरण से शोषण को प्रोत्साहन मिलता है,
क्योंकि पूंजीपति वर्ग गरीब लोगों का शोषण करता है और औद्योगिकीकरण से बेकारी भी बढ़ती है, क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं। जो मनुष्य हाथों से काम करके अपनी आजीविका चला रहा था, उसका स्थान मशीनों ने ले लिया। इन सब चीज़ों के खिलाफ गांधी जी थे। गांधी जी द्वारा दिया गया जो दूसरा आर्थिक विचार है वो है कुटीर उद्योगों का समर्थन, यानी ये कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे। कुटीर उद्योगों के अंतर्गत गांधी जी भारतवासियों को स्वरोजगार से जोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर भारतीय रोजगार से जुड़ा रहे, कोई बेरोजगार न रहे और समाज में आर्थिक विषमता न हो। गांधी जी चाहते थे कि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन हो, भारत में वस्तुओं का निर्माण हो तथा स्वदेश में ही यानी अपने ही देश में उनका निर्यात हो तथा उसका प्रोत्साहन हो। ये चाहते थे कि जो भारत का माल बना करके विदेशों में चला जाता है वो ना हो, भारत की जो मनी है वो विदेशों में चली जाती है वो ना हो, अपने देश में ही रहे, अपने देश में ही बने, अपने देश में ही प्रयोग हो और अपने ही देश का विकास हो। गांधी जी इस बात के समर्थक थे। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकीकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खास करके खादी के समर्थक थे। वे खादी को भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का अमोद हल मानते थे और उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी का विचार प्रतिपादित किया गया था। इनका मानना था कि भारत के हर लोग किसी न किसी काम से जुड़े रहें, बेरोजगार न रहें, सबके पास स्वरोजगार हो, सब कोई अच्छे से अपनी आजीविका कमा सके, क्योंकि गांधी जी आर्थिक विषमता के खिलाफ थे। गांधी जी के द्वारा दिया गया जो तीसरा आर्थिक विचार है वो है अपरिग्रह का सिद्धांत। अपरिग्रह का मतलब होता है अनावश्यक किसी वस्तु का संग्रह न करना, मतलब जिन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है लोग उसको भी कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो गांधी जी ने एक सिद्धांत पेश किया अपरिग्रह का सिद्धांत कि उन वस्तुओं को संग्रह न करो जिसकी तुम्हें आवश्यकता ही न हो। गांधी जी आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए अपरिग्रह का सिद्धांत पेश करते हैं। गांधी जी का मत था कि प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती है, जो प्रकृति है वो स्वयं उतना तो उत्पादन कर ही देती है जितना उसकी सृष्टि के लिए आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। इसीलिए वितरण का प्राकृतिक नियम यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए उतना ही रखे जितना उसको ज़रूरत पड़ सकती है, जितना उसके लिए आवश्यक है मनुष्य उतना ही कलेक्ट करके रखे, ना कि वो अनावश्यक संग्रह करे। मतलब कि जिनके पास धन है, दौलत है, वो लोग क्या करते हैं, अनाज को, गल्ला को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख लेते हैं और गरीबों के पास उन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, गरीब लोग उसके लिए भूखे मरने लगते हैं। तो गांधी जी का ये कहना था कि जिस चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है तो तुम उसको क्यों एडवांस में रख लेते हो, बल्कि उतना रखो जितना तुम्हारे काम में आए, ताकि जब वो चीज़ें रहेंगी तो गरीब लोग भी उसको खरीद के खा सकेंगे और सबका पेट भर सकेगा, सब कोई आराम से जी सकेगा, समाज के अंदर असमानताएं नहीं फैलेंगी, भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक अन्याय नहीं होगा। तो इसी बात को देखते हुए उन्होंने इस सिद्धांत को पेश किया था। और गांधी जी ने जितने भी अपने आर्थिक विचार पेश किए हैं उस टाइम, जिस टाइम ये थे, जैसे कि आप आज़ादी से पहले, हमारा भारत अभी आज़ाद नहीं था, उससे पहले उन्होंने अपने सारे आर्थिक विचार दिए थे। तो उस टाइम की कंडीशन को देख करके उन्होंने अपने सारे विचार को पेश किया था। गांधी जी का चौथा विचार है वर्ग सहयोग की धारणा। वर्ग सहयोग, सहयोग का मतलब मिल करके रहना, तो मतलब वर्ग अगर एक दूसरे से मिलकर रहे तो उसके बारे में भी उन्होंने एक सिद्धांत पेश किया, अपना एक विचार दिया। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी का एक अन्य विचार वर्ग सहयोग की धारणा भी है। गांधीवाद साम्यवादी दर्शन की वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करता। गांधी जी का विचार था कि श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के हित में परस्पर विरोधी नहीं होते, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते हैं। गांधी जी का कहना था कि जो समाज के अंदर श्रमिक वर्ग होता है और जो पूंजीपति वर्ग होता है, अगर वो एक दूसरे के हित में अच्छे से मिलकर एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करेंगे तो समाज का विकास होगा। तो गांधी जी ने ये बात कही कि जो पूंजीपति वर्ग हैं तो श्रमिकों के लिए उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए, वो जो काम करते हैं, जिस काम को कर सकते हैं उन्हें उस तरह के काम देने चाहिए और उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। मतलब जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिकों को काम करते टाइम मोटिवेट करे। जैसे बहुत से लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो अगर गरीब आदमी काम अच्छा भी करता है तो भी उसको डांट देते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने लेबर को मोटिवेट करो, उसकी काम की तारीफ़ करो, उसे पेमेंट दो। अगर वो बहुत अच्छा काम करता है तो उसे बोनस के रूप में भी कुछ दो,
ताकि वो और खुशी से काम करे, क्योंकि वो काम करेगा तो इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। और गांधी जी का कहना ये भी था श्रमिकों के लिए भी कि तुम श्रमिक हो तो तुम अपने मालिक के लिए ऐसा काम करो जिससे वो खुश रहे। तुम उसके काम को अपना काम समझ के करो, क्योंकि जब उसका काम बेहतर होगा, उसके काम में प्रॉफिट होगा, तो वो तुम्हें भी सैलरी ज़्यादा देगा। तो इस तरह से आपसी सहयोग की भावना भी लोगों के अंदर होनी चाहिए, मतलब कि श्रमिक और पूंजीपति के अंदर भी होनी चाहिए, ना कि वो एक दूसरे के विरोधी हों, बल्कि एक दूसरे के सहयोग की भावना रखें, बल्कि एक ही होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। वर्ग सहयोग होगा तो देश का आर्थिक विकास भी होगा, इस बात में गांधी जी विश्वास रखते थे। जैसे आप लोगों ने ये जो सिद्धांत पढ़ा गांधी जी का वर्ग सहयोग का सिद्धांत, तो कार्ल मार्क्स ने इसी के अपोजिट में एक सिद्धांत दिया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग होते हैं उनके बीच संघर्ष होता है, जबकि गांधी जी इस बात पर जोर नहीं देते, इस बात पर विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए। गांधी जी का जो 5वां आर्थिक विचार है वो है संरक्षकता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अच्छा देखो, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ आपको। इसका मतलब होता है कि जो समाज के अंदर धनी व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन, जायदाद, कारखाने, रुपए, पैसे का प्रयोग न करे। मतलब जितना उसको आवश्यक है वो उतना ही अपने लिए रखे, और उसके पास अगर जायदाद, ज़मीन, रुपए, पैसे बहुत अधिक हैं, उसकी आवश्यकता से भी ज़्यादा है, तो वो उसको अपना ना समझे, बल्कि उसको समाज का या ईश्वर का समझे। गांधी जी यही कहते हैं कि समाज का अगर कल्याण करना है, समाज का अगर विकास करना है, तो समाज के अंदर जो धनी लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपए पैसे हैं, ज़मीन जायदाद है, कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने लिए रख ले अपनी ज़मीन जायदाद, रुपए पैसे सब कुछ, और जो कुछ भी ज़्यादा है तो वो उस संपत्ति का अपने को स्वामी न समझे, अपितु इसे समाज की अमानत या धरोहर यानी ट्रस्ट माने। यानी कि वो ये समझे कि जो कुछ भी मेरे पास एक्स्ट्रा है, जो मेरी आवश्यकता से ज़्यादा है, वो मेरा नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, बल्कि ये समाज के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है। और वो उसको अपना स्वामी न माने, बल्कि उसका अपने आप को संरक्षक माने। वो समझे कि जो संपत्ति, रुपए, पैसे मेरे पास ज़्यादा है, मैं उनका संरक्षक हूँ, ना कि स्वामी। बस वो उतनी ही चीज़ों का स्वामी खुद को समझे जितना उसके लिए रुपए, पैसे या ज़मीन जायदाद उसके लिए आवश्यक हो। जैसे आप देखते हैं सोसाइटी के अंदर बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, तो उन्हीं के लिए गांधी जी ने ये बात कही है कि तुम्हारी आवश्यकता से ज़्यादा अगर पैसे हैं तो तुम उसे गरीबों में दान करो, गरीबों को दो, समाज का कल्याण करो, समाज का विकास करो। जितना तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको तुम अपना ना समझो और खुद को उन चीज़ों का मालिक ना समझो। गांधी जी का ये भी कहना है कि जो धनिक वर्ग है, जो पैसे वाले वर्ग हैं, वे अपनी फालतू संपत्ति को ऐसे उद्योग धंधों में लगाएं जिससे कि जो साधारण जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके, उनका भी विकास हो सके। उन्हें दूसरों को काम देकर तथा उत्पादन बढ़ाकर अपनी पूंजी का सदुपयोग सार्वजनिक हित के कल्याण एवं वृद्धि के लिए करना चाहिए। वे इसे तालाब, विद्यालय, चिकित्सालय आदि बनाने के जन कल्याणकारी कार्यों में भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि जो जमींदार हैं, जिनके पास अपनी फालतू ज़मीन पड़ी हुई है, तो वो भूमिहीन निर्धन किसानों या व्यक्तियों को जोतने के लिए या बोने के लिए भी दे सकता है। कि जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, अगर वो उसको अपनी फालतू ज़मीन देगा तो उससे भी उसका भी विकास होगा, उसका भी पेट भरेगा, उसके पास में भी पैसे आएंगे जिससे वो अपना विकास कर सकेगा। तो इस बात लिए उन्होंने अपना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पेश किया है। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हमने आज की वीडियो में गांधी जी के आर्थिक विचार को समझा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बीए के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस ऑल यूनिवर्सिटी के लिए कराए जाते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।